आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि मनरेगा आर्टिकल 41 का एक हिस्सा था जो काम के अधिकार के करीब था, हालांकि पूरी तरह संतोषजनक नहीं था। यह मांग पर आधारित था और कोरोना महामारी जैसे संकट के दौरान हमने काफी मदद और राहत दी। फंडिंग पैटर्न 90 से 10 था, यानी 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देती थी। अब इस नई बीबीजी रामजी योजना से आपने काम के अधिकार को मृत्यु आलेख के रूप में लिख दिया है। बिहार जैसे कई राज्य इसे बंद कर देंगे। देखिए, मतलब बार बार एक ही चीज दोहराना पड़ता है। सदन में भी बोल चुका हूं, थोड़ा तरतीब से इनको समझा जाए। एमजी नरेगा आर्टिकल 41 का डेरिवेटिव था, क्लोज टू राइट टू वर्क, पूरी तरह संतुष्ट करने वाला नहीं। ये डिमांड ड्रिवन था। इसने कोविड जैसी क्राइसिस में बहुत मदद की थी, रिलीफ दिया था, लेबर की बार्गेनिंग पावर बढ़ी थी। मैंने कहा डिमांड ड्रिवन था। फंडिंग पैटर्न 90-10 का था, यानी केंद्रीय सरकार 90%, 10% राज्य सरकार है। अब जो ये नया मसौदा लेके आए हैं विजय राम जी, ये तो ऑबिचुअरी लिख दिया आपने राइट टू वर्क का, ऑबिचुअरी, मृत्यु आलेख। बिहार जैसे राज्य तो शटडाउन कर देंगे भाई, वहां की फाइनेंसेस के बारे में जानकारी नहीं, और कई और राज्य हैं। तो ये एक तरीका है, अंग्रेजी में कहावत है, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग देन किल हिम। आपने एक उस तरह की जो एक हासिलात हमारे थे प्रगतिशील, आपने उसका खात्मा कर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि पार्टी में हमारे अध्यक्ष हमारे सबके बॉस हैं, हम सब पार्टी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हमारे सर्वोपरि नेता है। परंपरा के अनुसार बीजेपी ऐसे ही चली है और आगे भी ऐसे ही चलेगी। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी किसी संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती। बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म हो रही है। अदालत को यहां चुनौती दी जाती है। एसआईआर को पूरा करना सरकार, पुलिस, राज्य सरकार के कर्मचारियों का काम है, लेकिन वे नहीं कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि एसआईआर हो और फर्जी नाम निकाला जाए। इसलिए चुनाव आयोग को पूरे ध्यान से एसआईआर कराना चाहिए। में हमारा अध्यक्ष हमारा सबका बॉस है, माननीय प्रधानमंत्री पीएम, वो बोलते हैं पीएम मतलब प्राइमरी मेंबर। हम लोग सब प्राइमरी मेंबर पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी की जो सिस्टम है, संविधान, उसी के आधार पर अध्यक्ष जी हमारे सर्वोपरि नेता है और हम सभी लोग उन्हीं के आदेश का इंतजार करते हैं, उनके इच्छा से काम करते हैं। परंपरा के अनुसार भाजपा ऐसा ही चला है, आगे भी चलेगा। पेट्रोलियम पर आर्मी कमांडेंट एसआईआर का काम कर रहा है, बीजेपी का काम कर रहा है। सेना की तरफ से रिटन कॉम्प्लेन दिया गया है ममता बनर्जी का अगेंस्ट में। राज्यपाल ममता बनर्जी जो मुंह में आता है बोलती रहती है, कोई संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती है। हर बार ऐसा होता है, संवैधानिक सारी व्यवस्था, सारी संस्थाएं बंगाल में खत्म हो रही है। अदालत को यहाँ चैलेंज किया जाता है। तो एसआईआर जो पूरा करना, ये राज्य सरकार कर्मचारी, उन्हीं का काम है, सरकार का और पुलिस का, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती है शांतिपूर्वक ये एसआईआर हो और जो फर्जी नाम हो निकाला जाए, तो फिर हार जाएंगे। इसलिए चुनाव कमीशन को पूरा ध्यान से करना चाहिए। बंगाल के जनता बड़ी उम्मीद के साथ चुनाव कमीशन को देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक यहाँ एसआईआर हो और चुनाव भी हो। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के पास राजनीतिक दृष्टि से कहने के लिए कुछ नहीं है। वह आजादी के पहले की कांग्रेस नहीं है। आजादी के बाद कांग्रेस ने जिस तरह अपने अस्तित्व और कुशल नेतृत्व को खोया है, ऐसे में स्वाभाविक है कि इस तरह की बातें आएंगी। बीजेपी का संगठन पर्व विगत 1 वर्ष से चल रहा है और प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। हम सबके लिए गौरव का क्षण है। एक युवा नेतृत्व को बीजेपी की बागडोर सौंपी गई है। सारे कार्यकर्ता हर्ष उल्लास में है। बिहार तो अपने आप को ज्यादा गौरवशाली महसूस कर रहा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास राजनीतिक दृष्टि से कहने के लिए कुछ नहीं है। वो आजादी के पहले की कांग्रेस अब नहीं है। आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने अस्तित्व को अपने अकुशल नेतृत्व के कारण खो दिया है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की बातें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व विगत 1 वर्ष से चल रहा था और जो उसकी विहित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हमारे सम्मानीय श्री नितिन नवीन जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और हम सबों के लिए यह गौरव का क्षण है कि एक युवा नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी की बागडोर सौंपी गई है। शेष तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मार्गदर्शक के रूप में पूरी पार्टी को कैसे हम पार्टी आगे बढ़े उसके लिए समय समय पर इन लोगों का योगदान रहता है और सारे कार्यकर्ता हर्षोल्लासित हैं। बिहार तो ज्यादा अपने को गौरवशाली महसूस कर रहा है कि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला। आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम सब बेहतर ढंग से उनके नेतृत्व में। बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर कहा है कि बीजेपी के बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। बीजेपी ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे महापुरुषों ने इस पार्टी को गति दी। अब उम्मीद है कि जिस तरह अन्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पार्टी को आगे बढ़ाया उसी तरह नितिन नवीन नई ऊंचाइयों को छुएंगे और पार्टी आगे पहुंचेगी। एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और मैं अभिनंदन करती हूं जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी, जोशी जी जैसे महापुरुषों ने इस पार्टी को गति दी। अब उम्मीद है कि जिस तरह से अन्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पार्टी को आगे बढ़ाया उसी तरह से नितिन जी नई नवीन ऊंचाइयों को छुएंगे और पार्टी आगे पहुंचेगी, क्योंकि हमारी एक जवाबदेही है जिस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। लगभग देश का कोई कोना नहीं बचा जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ना हो, सांसद ना हो। और अभी हाल में ही आपने देखा कि महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव में समर्थन दिया, यह दर्शाता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जिस तरह से देश को विकसित बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं और उसी की दिशा पे जनता मोहर लगाती जाए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि दुख की बात है कि देश में भारतीयों के नहीं बाहरियों के अधिकारों की चर्चा एनडीए गठबंधन करता है। इसलिए एक तरफ बीजेपी एनडीए की सरकार बोलती है अवैध लोगों का पता लगाओ, उन्हें हटाओ और देश से बाहर निकालो, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन कहता है कि अवैध लोगों का बचाव करो, उन्हें वैध बनाओ, उन्हें सामान्य बनाओ। और इसलिए जब अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निकालने की बात होती है तो एनडीए गठबंधन उनके बचाव में आ जाता है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो अवैध प्रवासियों को निकालना चाहता है और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो एक ऐसा गठबंधन है जो अवैध प्रवासियों की रक्षा करता है। देखिए, दुख की बात है कि देश में भारतीयों के नहीं बाहरियों के अधिकारों की चर्चा इंडिया अलायंस करती है और इसीलिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बोलती है डिटेक्ट द इलीगल्स, डिलीट द इलीगल्स, डिपोर्ट द इलीगल्स, पर दूसरी तरफ इंडिया अलायंस बोलती है डिफेंड द इलीगल्स, लेजिटिमाइज द इलीगल्स, नॉर्मलाइज द इलीगल्स। और इसीलिए जब एसआईआर की चर्चा होती है या घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करने की चर्चा होती है तो उनके बचाव में इंडिया अलायंस एक न एक प्रकार से आता है। कभी कांग्रेस पार्टी बोलती है इनको गैस सिलेंडर देंगे, कभी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जुड़े हुए नेता सैम पित्रोदा और सैयदा हमीद बोलते हैं कि घुसपैठी आ गए तो इनको निकालना क्यों है, और कभी ममता बनर्जी और टीएमसी किस प्रकार से घुसपैठिया बचाओ आंदोलन ही चला देते हैं। तो एक तरफ तो वो अलायंस है एनडीए अलायंस जो घुसपैठियों को निकालना चाहता है और भारतीयों का अधिकार चाहता है, और दूसरी तरफ वो अलायंस इंडिया अलायंस जो घुसपैठिया बचाओ अलायंस। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भारत में विभिन्न लोगों के द्वारा घुसपैठ कराया जाता है, उन लोगों के द्वारा जिनका वोट बैंक बनता है। आने वाले समय में केंद्र और राज्य की सरकारें इस पर दृढ़ता से काम करेगी और भारत से घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। स्वाभाविक और वाजिब विषय है, भारत में घुसपैठ करवाया जाता है विभिन्न लोगों के द्वारा जिनके वोट बैंक बनते हैं उनसे, और ये जो घुसपैठ होता है वो भारत के युवाओं के अवसरों को समाप्त करते हैं, भारत में संसाधनों की लूट करते हैं, भारत में अराजकता उत्पन्न करते हैं, भारत में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए जो मोदी जी ने कहा है वो उन्हीं चिंताओं के साथ कहा है। आने वाले समय में सरकार इस पर दृढ़ता से काम करेगी, केंद्र की और राज्य की सरकारें भी, और भारत से
जो घुसपैठिए हैं वो बाहर भी किए जाएंगे। किसी को विश्वास न होता हो तो वो देख लेगा कि जैसे 370 हटा राम मंदिर बना, वैसे ये काम भी होकर रहेगा। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक देशवासियों का है। घुसपैठिए गलत तरीके से आए हुए लोग संसाधनों पर हक जमाएंगे तो देशवासियों के बीच संसाधनों की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि SIR का काम चल रहा है, सीमा को सुरक्षित करने की बात चल रही है, ये स्वागत योग्य कदम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थायी रूप से हो गए हैं, शुभकामना है। समस्त बीजेपी के परिवार को शुभकामना है, बधाई भी है। राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर के भी एक वेलकम स्टेप है, स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम घुसपैठियों को भारत के लोगों का अधिकार छीनने नहीं देंगे, बड़ी समस्या है पूरे भारत की। बिल्कुल, देश के संसाधन पे पहला हक देशवासियों का है। घुसपैठिए गलत तरीके से आए हुए लोग, अनाधिकृत तरीके से आए हुए लोग संसाधनों पे हक जमाएंगे तो देशवासियों के बीच संसाधन की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको देखते हुए जिस प्रकार से SIR का काम चल रहा है, वोटर रोल के शुद्धिकरण की बात चल रही है, सीमा को सुरक्षित करने की बात चल रही है, स्वागत योग्य कदम है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनरेगा का जो नाम बदला गया था तो महात्मा गांधी का अपमान किया गया। मनरेगा में व्यापक बदलाव किए गए हैं, वो नाम पे ही अटके हुए हैं विपक्ष के लोग। जो व्यापक बदलाव किए गए हैं, देश हित में राष्ट्र को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य है, उसको लेकर बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ मनरेगा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा था उसकी रोकथाम हो, उन चीज़ों को देखते हुए बदलाव किए गए हैं। दुखद खबर है, ये घटना दुखद है, लेकिन पुलिस प्रशासन जल्द ही मामलों का उद्भेदन करेगा और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाना हास्यास्पद भी लगता है, लेकिन कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। जो भी अपराधी इसमें है, घटना का उद्भेदन होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस चुनाव में 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, तो आरक्षण के रोस्टर में बदलाव देखा जाएगा। पंचायत चुनाव में इसका अक्सर देखा जाता है जो बोगस वोटिंग पे रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वोटर लिस्ट में जो भी कैमरा के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से व्यक्ति की पहचान होगी, सही व्यक्ति वोट डाले और एक व्यक्ति एक ही बार वोट डाले, इसको लेकर के भी फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। चलिए उड़ीसा की बात कर लें। पूरी SP प्रतीक सिंह ने कहा है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंदिर को लेकर किसी ने धमकी भरा मैसेज दिया था। पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही साइबर विंग ने मैसेज की जांच शुरू की है। इसके लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। BDDS टीम, ATS टीम है, हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं। हालात सामान्य है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने मंदिर को लेके एक धमकपूर्ण मैसेज दिया था, जिसको पूरी पुलिस के संज्ञान में जैसे ही वो आया, हम लोगों ने बहुत सीरियसनेस के साथ लेते हुए इमीडिएटली हमारा साइबर विंग ने उसके पीछे काम करना शुरू किया। कहाँ से ये मैसेज आया है, इसके पीछे कौन व्यक्ति है, उसको जानने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारी तरफ से चिट्ठी की गई और उस मैसेज को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टेक डाउन किया गया है, उसको हटाया गया। इसके अलावा
उसके पीछे कौन रह गए हैं, कौन लोग रहे हैं, क्या उद्देश्य उनका रहा है, उसको जानने के लिए एक स्पेशल टीम हमारी तरफ से बनाई गई है, जिसको डीएसपी सिटी लीड कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी क्या उद्देश्य लेके ये मैसेज छोड़ा गया है उसके बारे में हम जानने के लिए अपना प्रयास चला रहे हैं। मंदिर की सारी सुरक्षा व्यवस्था को हम लोगों ने बहुत कड़ा करके उसको हम लोग चला रहे हैं। हमारे पास सब तरीके के जरूरी उपकरण हैं। बीडी स्क्वाड है, बॉम्ब डिस्पोजल टीम, जो कि दिन में 2 बार जाके रेगुलरली प्रॉपरली चेक करती है। उसके अलावा हमारे पास एंटी टेररिस्ट स्क्वाड रक्षक टीम है। इसके अलावा हमारे सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम लोग अपना जितना भी लोग जाते हैं प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग करके उनको छोड़ा जाता है। और सब लोगों को हमने हाई अलर्ट करके रखा हुआ है। अभी तक सिचुएशन हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और सब अंडर कंट्रोल है, कोई डरने की किसी को जरूरत नहीं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।